भगवान मुझे धम्म को कम शब्दों में समझा दीजिएगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतन बुद्धं शासनं। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये कम शब्दों में जो धर्म का सार है, मैं बहन तुमको बता रहा हूं कि जीवन में पाप कर्मों को नहीं करना चाहिए। अगर हम जीवन में पाप कर्म करेंगे तो सबसे पहले हम अपने आप को स्वयं को दुखी करेंगे और पुण्य कर्मों का संचय करना चाहिए। जीवन में हमेशा हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो हमें भी सुखी करे और हमारे जो सामने वाले लोग हैं या समाज में रहने वाले लोग हैं वह भी सुखी रहे। ऐसे पुण्य कर्म हमको करने चाहिए, ऐसे पुण्य कर्मों का हमें संचय करना चाहिए और चित्त को पूर्ण रूप से परिशुद्ध करना चाहिए, निर्मल करना चाहिए, करुणामय करना चाहिए। ये ही बुद्ध का शासन है, ये ही बुद्ध का धम्म है। तो भगवान बुद्ध ने बहुत कम शब्दों में ये तीन बातें बताई कि पाप कर्मों को नहीं करना चाहिए, पुण्य कर्मों का संचय करना चाहिए और जो हमारा चित्त है वो पूर्ण रूप से निर्मल होना चाहिए, प्योरीफाइड होना चाहिए। वही तथागत भगवान बुद्ध का धम्म है। बुद्ध को अगर हम अर्थ से समझे तो परम सत्य का साक्षात करने वाला जो भी व्यक्ति होगा वह बुद्ध होगा। और बोधि या बुद्धत्व अर्थात हम कहें कि उच्चतम ज्ञान को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होगा उसे हम बुद्ध कह सकते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की हम किसी के कृपा के भरोसे पर बैठ करके और हम स्वयं की सच्चाई के सहारे अगर हम परम सत्य तक पहुंचना चाहते हैं तो ही हम बुद्ध बन सकते हैं, तो ही वह व्यक्ति एक निर्मल मन के चित्त वाला बन सकता है। इसलिए बुद्ध को तथागत भी कहा गया है। और तथागत का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो तथ्य प्लस आगत अर्थात तथ्यता अर्थात सच्चाई के रास्ते पर आना और जाना बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद ही लोगों को एक के प्रति मन में जो करुणा होती है वही एक तरह से बुद्ध उसे कहलाते हैं, वही बुद्ध कहलाता है जिसके अंदर इतनी करुणा पैदा हो जाए। और ये समझिए कि वह आदमी जो है वो धम्म का मार्ग जो है वही धम्म का मार्ग बता सकता है जिसको बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है। शील सदाचार का जीवन जीना और मन को वश में रखना और भावना में जो प्रज्ञा है उसे जगा करके निर्वाण के सुख को प्राप्त करना और दूसरों को निर्वाण सुख प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना और स्वयं को भी खुश रखना और दूसरों की खुशी के लिए भी कोशिश करते रहना, यही धम्म का सार है। और मानव का जो जीवन है उसका कल्याण कैसे हो, तथागत बुद्ध ने जीवन में व्यक्तियों को 5 प्रकार की गतियां बताई हैं। एक व्यक्ति वो है जीवन में जो व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है, अर्थात वो व्यक्ति अज्ञानता के रास्ते पर है, अज्ञानता के एक घर में है लेकिन वो प्रकाश की तरफ जा रहा है, ज्ञान के मार्ग पर जा रहा है। एक व्यक्ति वह है जो अज्ञानता से यानी कि अंधकार से अंधकार की तरफ जा रहा है। ऐसे वह व्यक्ति जो जीवन में गलत काम करते हैं, जिनके अंदर नशा पता करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं और उसके बाद भी वो जीवन को अपने खुशहाल नहीं बनाना चाहते, वो फिर भी ऐसे गलत काम करते रहते हैं, अर्थात वह व्यक्ति अपने आप को अंधकार से अंधकार की तरफ ले जा रहा है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रकाश से अंधकार की तरफ जा रहे हैं। वो व्यक्ति जिनका जीवन अच्छा है, उनके पूर्वजों ने, उनके माता पिता ने उन्हें अच्छा जीवन दिया, लेकिन वो अपने जीवन में इतने विकार उन्होंने पैदा कर लिए जिससे वो अपने जीवन को अंधकार में ले जा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को प्रकाश से अंधकार की तरफ ले जा रहा है। और जीवन में कुछ ऐसे भी लोग हैं, भगवान बुद्ध ने ऐसे भी लोग बताए हैं जो प्रकाश से प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। जो मैं समझता हूं कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जितने भी लोग हैं वो सब ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही धम्मशील लोग हैं, ऐसे ही सदाचारी लोग हैं जो अपने जीवन को प्रकाश से प्रकाश की तरफ ले जा रहे हैं। अर्थात जो पूर्वजों ने, जो हमारे महापुरुषों ने हमें जीवन दिया, उनके रास्ते पर चल करके अपने जीवन को प्रकाश से प्रकाश की तरफ ले जा रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने सभी के लिए अच्छे जीवन का रास्ता बताया और भगवान बुद्ध ने ज्ञान में और वैज्ञानिक धर्म सभी को दिया है
और करुणा और मैत्री आपस में बनी रहे, यही धम्म का सार है। और हम आपस में सभी भाईचारा पैदा करें। मैं समझता हूं कि मैंने ज्यादा समय ले लिया। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत 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 साधुवाद माननीय कुमार जी। उन्होंने धर्मों को लेकर अपने जो उन्होंने विचार रखे हैं, वो विचार उनके लिए थे। भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो आपसे बहुत पूर्ण रूप से सहमत होंगे कि धम्म का मतलब होता है उच्चतम ज्ञान के लिए सदा प्रयास करना, वही धम्म है। उच्चतम ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो प्रयास करता है व्यक्ति, वही धम्म कहलाता है। मैं कुमार जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वो मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आते हैं, तो मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आपको क्या अपॉर्चुनिटी संभावनाएं लगती हैं कि हम अपने समाज को, बौद्ध धर्म को और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को मजबूत कर सकें? उसके लिए अगर कोई विचार रखते तो थोड़ा सा मुझे, तो अगर रखना चाहें तो मैं 2 मिनट उनको पुनः देना चाहूंगा। मुरादाबाद मंडल के ऊपर कुछ समीक्षा, कुछ बात अपनी रखना चाहे, क्या स्थिति है यहाँ पर समाज को लेकर, धर्म को लेकर? ये बात सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ मेरी आवाज जय साहब, आपकी आवाज आ रही है। आप किसको बुलवाना चाह रहे हैं? मैं एक्चुअली जो आज का टॉपिक था कि मंडल मुरादाबाद के ऊपर समीक्षा थी, समीक्षा बैठक है कि इसको लेकर हम समाज को कैसे मजबूत कर सकते हैं, धर्म को कैसे मजबूत कर सकते हैं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को किस तरह से यहाँ पर हम उसको बचत बनाए। तो उसके ऊपर मैं चाह रहा था कि कुमार जी इस पर समीक्षा रखें। मुझे लगता है कि वो काफी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और समाज में लगे रहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो कुछ इस पर भी 2 मिनट अगर विचार रखते तो ज्यादा उचित होता। अगर चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो मैं अगला वक्ता को आमंत्रित करूंगा। आवाज नहीं आ रही है आपकी? आपने माइक बंद कर रखा है, आपका माइक बंद है। हाँ, आवाज आई आपकी। हाँ, अब खुल गया सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा ये सामान्य चर्चा जो है, तो मैं इसलिए धम्म के बारे में, देखिए सर, हमको एक तो धम्म को हमें बढ़ाने के लिए जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, मैं समझता हूँ कि डेली जूम मीटिंग होती है और उसमें काफी प्रबुद्ध लोग हैं, काफी अच्छी धम्म की बातें बताई जाती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आगरा से हैं, वो मैंने कई बार सुना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें और धम्म की बहुत ही गौण बातें वो बताई जाती हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि हमें धम्म को अगर आगे ले जाना है सर, तो हमको गांव की तरफ रुख करना पड़ेगा। शहर का व्यक्ति, मेरा अनुभव है, मैं चंदोसी में रहता हूं, शहर के व्यक्ति को किसी को धम्म की आवश्यकता नहीं है। वो धम्म की आवश्यकता अपने आप को समझता भी नहीं है। जो पेट भरे लोग हैं, आज भी जो गांव का व्यक्ति है, वो आज भी धम्म की तरफ को आकर्षित होता है, वो समझना चाहता है। अगर हम गांव के लोगों पर फोकस करें, और वही मैं समझता हूं कि उन लोगों को हम जाते हैं, हम वीक में एक दिन अपना संडे का दिन ये गांव के लिए हम लोग रखते हैं और गांव में जाकर के अपने नुक्कड़ बैठक करके हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि उनको बैठा करके उनके हम अंधविश्वास से निकालने की बात करते हैं। बाबा साहब ने हमको धर्म दिया और धर्म के साथ साथ उन्होंने धर्म, केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने जब धर्म ग्रहण किया था 1956 में, तो बाबा साहब ने धम्म जब ग्रहण किया तो अकेले धम्म ग्रहण किया था। लोग कहते हैं कि 5 करोड़ लोगों के साथ किया, 5 लाख लोगों के साथ किया। बाबा साहब ने जब धम्म ग्रहण किया था तो अकेले किया था, लेकिन जब अकेले धम्म ग्रहण करने के बाद 5 लाख लोग वहां पर जब थे, तो बाबा साहब ने केवल उनको धम्म ही नहीं दिया था, उन्हें 22 प्रतिज्ञाएं भी साथ दी थी। क्योंकि बाबा साहब ये समझते थे कि ये जो 5 शील है, ये 5 शील मेरे इस अनपढ़ समाज को समझ नहीं आएंगे। उन्होंने उसके साथ साथ उस समाज को 22 प्रतिज्ञाएं भी दी, ताकि वो 22 प्रतिज्ञाएं एक प्रकार से, जैसे हम खेत में खाद डालने का काम करते हैं,
हमारे लोग क्या करते हैं कि पंचशील का याचना कर ली और पंचशील याचना करने के बाद वो समझते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हो गया। तो पंचशील के साथ साथ हमें उन 22 प्रतिज्ञा को भी स्मरण करना पड़ेगा। और हम ये समझते हैं कि मुरादाबाद मंडल में काफी टीम है जो काम कर रही हैं। हमारे माननीय जेपी सिंह अंबेडकर जी रामपुर में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। मुरादाबाद में भी काफी लोग हैं जो अच्छे तरीके से काम हो रहा है। हमारे चंदौसी जनपद संभल में भी हमारी बहुत अच्छी टीम है जो धम्म का यहाँ काम कर रहे हैं। और लोग भगवान बुद्ध के धम्म की तरफ, बाबा साहब की विचारधारा की तरफ काफी लोग अग्रसरित हो रहे हैं। तो हमें, अगर हम गांव की तरफ, लोगों के गांव की तरफ जाएं और कोशिश ये करें कि धीरे धीरे हम लोग बुद्ध विहारों के निर्माण के बारे में भी हम लोग सोचें। भले चाहे छोटी जगह हो, लेकिन हम बुद्ध विहारों के निर्माण के बारे में भी सोचना शुरू करें। जैसे मुरादाबाद में एक बहुत अच्छा बुद्ध विहार है, लेकिन विडंबना है कि मुरादाबाद के लोग उस बुद्ध विहार में जाते नहीं। वहां पर जो धम्मा हॉल बन रहा है वो एयर कंडीशन बन रहा है, और उसमें कम से कम मैं समझता हूं कि 200 लोग एक साथ बैठ करके वहां मेडिटेशन कर सकते हैं। तो एक तो जितने भी धम्म के लोग हैं, मेरा सभी से ये निवेदन है, आग्रह है कि वो सभी मेडिटेशन कैंप जरूर करें, जिसे विपश्यना कहा गया, जिस विपश्यना के माध्यम से भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर उस मैंने 2 कैंप किए, उसके मुझे बहुत फायदा उससे हुआ। चित्त निर्मल हो जाता है और धम्म को समझने की भी शक्ति प्राप्त होती है उसमें। जैसे कहते हैं ना, शील समाधि प्रज्ञा, शीलवान व्यक्ति होगा तभी वो समाधि में जा सकता है। अगर व्यक्ति शीलवान नहीं होगा तो समाधि में नहीं जा सकता, और व्यक्ति समाधि में अगर नहीं जाएगा तो प्रज्ञा भी प्राप्त नहीं होगी। तो शील समाधि प्रज्ञा, इसलिए जितने भी बुद्ध धम्म से जुड़े लोग हैं, जितने भी मेरे धम्म बंधु हैं, मेरे भाई हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि वो कम से कम एक बार जरूर जाएं और विपश्यना कैंप जरूर करें, ताकि पता लगे कि भगवान बुद्ध का धम्म जो है वो क्या है। तो मैं ये समझता हूं कि मंडल मुरादाबाद में धम्म की जो जड़ें हैं वो काफी मजबूत होती जा रही हैं, और मैं हमेशा लगा रहता हूं। फिर भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मुझे जिस लायक भी समझे, और मैं हमेशा से उसके लिए तन मन धन से मैं तैयार रहूंगा। मैं ये आपको वचन देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। बहुत बहुत साधुवाद एक कुमार जी, एक ही सिंह जी। हमारे बीच राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष परम सत्य माननीय बादल सिंह बौद्ध जी मौजूद है। मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद कर रहा हूं। अब वक्ता के रूप में मैं हमारे बीच उपासिका श्रद्धा कोमल कुमारी जी अगर मौजूद है तो मैं उनको कहूंगा कि वो अपने विचार रखें। श्रद्धा कोमल कुमारी जी। मुझे नहीं लगता मीना गौतम जी की बोल रहे हैं सर? मीना गौतम जी, हाँ जुड़ी हैं। मीना गौतम जी, ठीक है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। मीना गौतम जी जुड़े हैं, आपका माइक अनम्यूट नहीं है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। मीना गौतम जी को ले लें? मीना गौतम जी जुड़ी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चाहे तो माइक अनम्यूट कर सकती है, कोस्ट है। अध्यक्ष जी का आदेश आया है कि मीना गौतम जी आए और अपने विचार रखें। श्रद्धा मीना गौतम जी वो कनेक्ट है? मुझे लग रहा है कोई रेस्पॉन्स आ नहीं रहा है। अध्यक्ष जी आगे बढ़ाइए। अगले वक्ता के रूप में माइक अनम्यूट कर लीजिए सर अपना। माइक म्यूट हो गया, आप अनम्यूट कर लीजिए। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच उपासिका श्रद्धा मुन्नी कुमारी जी उपस्थित हैं, जो कि अध्यापिका हैं और अमरोहा से हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें।
मुन्नी कुमारी जी। मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आवाज आ नहीं पा रही है। आवाज आ रही है जय साहब आपकी, आवाज तो आ रही है आपकी, बट लेकिन जिनका नाम आप पुकार रहे हैं वो मीटिंग में उपस्थित हैं कि नहीं, इसको देख लीजिए। मुन्नी कुमारी नाम से तो उपस्थित नहीं है, और किसी आईडी से हो तो पता नहीं। कुमारी भी नहीं दिख रही है, कोमल कुमारी नहीं दिख रही है, अच्छा इनको वक्ता के रूप में रखा गया था, तो नहीं है। बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय हमारे बीच अध्यापक बरन सिंह जी, सिद्धे बरन सिंह जी मौजूद हैं, जो कि अमरोहा से हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें। और आज का जो टॉपिक है आम चर्चा मुरादाबाद मंडल, अगर मंडल के बारे में अगर वो अपने विचार रखेंगे तो बहुत उचित रहेगा, और नहीं तो वो अमरोहा के बारे में भी, अपना अमरोहा को भी लेके भी अपने विचार रख सकते हैं, और धम्म को कैसे मजबूत किया जाए और मंडल में हम किस तरह से राष्ट्रीय बहुमतवाद को मजबूत करें उस पर विचार रखें, और अपने सेल्फ जो विचार हैं वो भी रख सकते हैं। धन्यवाद भाई बरन सिंह जी। धन्यवाद सर। हेलो जी आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है? अच्छा, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आवाज आ रही है। सभी आदरणीय संचालक महोदय, आज की सभा के अध्यक्ष जी और सभी धम्म बंधुओं, धम्म उपासिकाओं को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज बहुत ही अच्छी चर्चा मुरादाबाद मंडल के बारे में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने रखी है, मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो मिशन का काम कोरोना काल की वजह से एकदम थम सा गया था, तो हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं पुनः 16 महीने के बाद। जैसा कि श्रद्धेय A.K. सिंह जी ने बहुत ही विस्तार से अपनी बात रखी और एक तरह से बहुत अच्छी धम्म देशना भी दी। ये धम्म देशना हम सब के, दुनिया के हर प्राणी के काम आने वाली चीजें हैं, लेकिन ये जन जन तक नहीं पहुंच पा रही, और जन जन तक पहुंचने का मेरे समझ में जो कारण आता है वो ये है कि जो लोग सक्षम हैं हर तरह से, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, शैक्षिक रूप से भी, उनका प्रयास बहुत कम है। जो लोग असक्षम हैं हर तरह से और उन्हें धम्म की, अंबेडकरवाद की जानकारी है, तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वो प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, बहुत लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी लोग इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि उनको या तो बेरोजगार हैं वो, या वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, या सामाजिक रूप से मजबूत नहीं है। तो वो लोग ये सोचते हैं कि भाई पहले अपने आप को ही मजबूत कर लो, धम्म की बात चर्चा बाद में कर लेना, अंबेडकरवाद की चर्चा बाद में कर लेना। तो हम जो जिन लोगों को बाबा साहेब के संविधान की वजह से सारे हक अधिकार हमने यूज करे हैं और जी हम हर तरह से सक्षम हुए हैं, ये हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य बन जाता है कि हम इसका एक शानदार समाज के सामने मॉडल प्रस्तुत करें और समाज के सामने ये संदेश जाए कि देखिए, इतने पढ़े लिखे लोग
इतने इंटेलेक्चुअल लोग जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माता सावित्रीबाई फुले, तथागत भगवान बुद्ध और मान्यवर कांसीराम जैसे लोगों को अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं? इसके लिए जो भी रोड मैप तैयार किया जाए, इस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि मैं एक छोटे से मुरादाबाद मंडल के जिले अमरोहा में से हूं और श्रद्धेय ए के सिंह जी हमारे जो मिशन के कार्यक्रम होते हैं उनमें 2 बार पधारे हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो भी जैसा भी प्रयास है, थोड़ा या ज़्यादा, हम कोशिश कर रहे हैं अमरोहा में, और काफ़ी कुछ लोगों में जागृति, इसके प्रति जन जागरूकता आई भी है, जी लेकिन अपेक्षित नहीं है। अभी हम उसे अपेक्षानुरूप नहीं कह सकते। वो कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से अभी वो बात नहीं आई है जो हम कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी कोशिश है उसके अनुरूप हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप लोग भी, सभी लोग काम कर रहे हैं, जो लोग धम्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो धम्म प्रेमी हैं, जो बाबा साहेब के अनुयायी हैं, वो लोग अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। उनके सामने बहुत सारे कारण आते होंगे निश्चित रूप से। तो जो कारण आते हैं, जो इस मिशन में बाधक चीजें हैं, उन पर हमें विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और उन कमियों को निकाल बाहर करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से ये जो आज हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कि बिहार राज्य से आज भी IAS PCS सबसे ज्यादा निकलते हैं देश में, और एक तरफ उस बिहार का ये भी हम चर्चा में सुनते हैं कि बिहार में तो कुछ है ही नहीं। बिहार तो बिल्कुल जो है मजदूर लोग हैं, बिल्कुल जो है अनपढ़ लोग हैं, उजड़ लोग हैं, और हर तरह से विपन्न लोग हैं। लेकिन वो जो धम्म की किरण है वो वहां पर अभी भी जिंदा है, और उसी धम्म की वजह से आज जो है शैक्षिक मामले में भारत में सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग वहां से निकलते हैं। क्योंकि बिहार तथागत भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रहा है और बिहार शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, तो वो लॉ आज तक जली हुई है। लेकिन उसका जो नक्शा पेश कर दिया है लोगों ने, वो ऐसा नक्शा पेश कर दिया है कि बिहार हर तरह से बेकारा प्रदेश है। हमें बिहार के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि बिहार, इसका नाम ही क्यों पड़ा और बिहार का मतलब क्या होता है। केवल बुद्ध विहार बनाने से ही काम नहीं चलने का। बुद्ध विहार केवल और केवल शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, और जितने भी भंते, पूज्य भंते, और जितने भी वहां पर निवास करने वाले लोग थे, जो वहां पर काम करने वाले लोग थे, वो बहुत ही अच्छे गुरु हुआ करते थे, अच्छे टीचर हुआ करते थे। आज मैंने बहुत सारे भंतों के संपर्क में, मैं भंते जी के संपर्क में आया हूं, लेकिन बहुत कम लोग, जो पूज्य भंते लोग हैं, वो बहुत कम लोग जो है घूम घूम कर या लोगों को इकट्ठा करके धम्म देशना कर रहे हैं। ऐसे आपको इक्का दुक्का लोग हो सकते हैं आपकी नॉलेज में। मेरी नॉलेज में तो अभी नहीं है कोई भी ऐसा कि जो जगह जगह जाकर जो है धम्म देशना करते हों और जी लोगों को जो है मिशन के प्रति, बाबा साहेब के प्रति या तथागत भगवान बुद्ध के प्रति जागरूक करते हैं। तो ये हम लोगों को, जो ग्रस्त लोग हैं और जो लोग हर तरह से संपन्न लोग हैं, उन लोगों को आगे आने की जरूरत है। वो हम तरीका कोई भी अपनाएं, लेकिन उन लोगों को आगे लाने की जरूरत है कि जब सक्षम लोग समाज के सामने आएंगे
तो निश्चित रूप से जो है धम्म का कारवां बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। लोगों को चाहिए आज जो है धम्म की जरूरत है, क्योंकि आज जिस तरह से चाहे पूरा मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से अंधविश्वास पाखंड को जीवित रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो उसके सामने हम चुनौती खड़ी कर सकते हैं। हाँ। और हम निश्चित रूप से जो है उन्हें, क्योंकि वो झूठ पर आधारित, टोटल झूठ पर आधारित जो है अपने कारनामा को चला रहे हैं और हम सच को नहीं बता पा रहे हैं। ये हमारी अकर्मण्यता है और निश्चित रूप से हमें इस अकर्मण्यता से बाहर आकर और जन जन तक तथागत भगवान बुद्ध के समता, मैत्री, बंधुत्व और शिक्षा जो प्रज्ञा का मार्ग है उसको जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जो 3 मूल मंत्र दिए, उन पर हमारी अभी शुरुआत ही समझ लीजिए, पहले पर ही केवल शिक्षित हम बन रहे हैं। और शिक्षित भी कैसे बन रहे हैं कि लिखे पढ़े लोग हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़कर रोजगार का साधन हमने शिक्षा को मान लिया है और हम केवल और केवल रोजगार पाकर और हम इतने अपने को काबिल, अपने को हर तरह से समाज से, अपने जो जिस समाज से हम निकले हैं उस समाज से हम इतना अलग कर लेते हैं कि वो गए गुजरे हम समझने लगते हैं उन लोगों को। तो ये जो चीज है इसको हमें समझना होगा कि शिक्षा का मतलब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ये बिल्कुल भी कतई नहीं बताया था। शिक्षा का मतलब था कि हम खुद सक्षम होकर अपने ज्ञान का 5%, अपने समय का 5% और अपने कमाए हुए धन का, ईमानदारी से कमाए हुए धन का 5% समाज के बीच हमारा लगना चाहिए। पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहेब ने मूल मंत्र दिया, उससे हमारे समाज का भला होने वाला है। मैं राष्ट्रीय भारतीय बौद्ध महासभा और यहाँ पर एक अभी गठन हुआ है हमारे जनपद में, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ है। तो इसमें कुछ क्या अंतर है, मैं जो भी जिम्मेदार लोग हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, उनसे मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा कि ये क्या एक ही संस्था है या अलग संस्था है या इनमें कुछ जो है भेद है, तो उस पर प्रकाश डालेंगे जो भी आज इस मीटिंग का समापन करेंगे अध्यक्ष जी। और तो उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और भारतीय बौद्ध महासभा, क्या ये अलग अलग, इनकी धाराएं अलग अलग हैं, क्या इनके कार्य अलग अलग हैं या एक ही हैं? तो मैं और ये भी निवेदन करूंगा कि यहाँ पर अमरोहा में अभी भारतीय बौद्ध महासभा का गठन नहीं है, और गठन कभी हुआ होगा तो मैंने तो जो डायरी आती है भारतीय बौद्ध महासभा की, उत्तर प्रदेश भारतीय बौद्ध महासभा की, उस डायरी में एक नाम तो देखा है, लेकिन उस आदमी को कभी काम करते हुए मैंने अमरोहा में तो नहीं देखा है। और वो नाम लगातार उस डायरी में लगातार छपता है। तो अगर इस तरह से भारतीय बौद्ध महासभा काम करेगी तो मैं समझता हूँ कि ये हम केवल ख्याली पुलाव पका सकते हैं, लेकिन वो जमीन तक वो बातें नहीं पहुंच पाएंगी जो आप लोग चाहते होंगे या हम लोग चाहते होंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि अमरोहा में एक नई जोश के साथ राष्ट्रीय भारतीय बौद्ध महासभा की कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी तो कम से कम जो है यहाँ पर एक अलग जगह है, हम उनका यहाँ वेलकम करेंगे और निश्चित रूप से जो है हमें प्रेरणा और मिलेगी और जोश आएगा। अमरोहा के लोगों को एक नई ऊर्जा
उनके आगमन से मिलेगी। मैं इसी निवेदन के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। साधु। हमारे वरुण सिंह जी, सद्य वरुण सिंह जी ने अपनी पीड़ा को और समाज में जिस तरह से बुद्ध के धर्म को लेकर लोग दिखाते कुछ और हैं और अंतर लोगों की शुद्धता उन्हें नहीं पाई जाती है। इस तरह की बातों, इस तरह के उनके पर्सनल खुद के अनुभव हैं, उन्होंने शेयर किए। आपके पास रोशनी नहीं है पर्याप्त? आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आई? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आप बात रखें अभी। बोल रहे हैं। आवाज आ रही है सर, स्पष्ट आवाज आ रही है। वो सर ये कह रहे हैं कि आपका जो चेहरा है वो थोड़ा सा ऐसा लगे कि आप अंधेरे में बैठे हैं, प्रकाश सही नहीं। हाँ संचालक जी, आपका चेहरा थोड़ा डार्कनेस में, जैसे हमारे जेपी सिंह जी सूर्य की तरह चमक रहे हैं ना, ऐसे नहीं चमक रहे। जेपी साहब एक्चुअली बिजली की बचत कर रहे हैं, हेलोजन लगा के बैठे जेपी साहब, और पास में तथागत है तो और उजाला हो रहा है। नहीं बुद्ध से उजाला हो रहा है। आप भी सही आ रहे हैं, आप भी सही आ रहे हैं। हाँ चलिए सर, करिए सर, ठीक, चलिए जी कंटिन्यू, कैरी ऑन सर। चेहरा कुछ आया, मेरा नहीं आया? जी कंटिन्यू रखें, वो तो ऐसा ही विनोदी भाव में कहते हैं। तो वरुण सिंह जी, आपने बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि एक आप अच्छे अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे कि आपकी बातें थी, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जैसा मैं महसूस कर रहा था, आपकी पीड़ा बिल्कुल मानने योग्य है कि हाँ, पीड़ा आपकी बिल्कुल ठीक पीड़ा है। अब देखिए, मैंने 2 महिलाओं को आमंत्रित किया था, लेकिन हमारे बीच वो उपस्थित नहीं हो पाई, और मंडल मुरादाबाद की समीक्षा को लेकर बैठक हो और हमारे बीच जो कर्मठ रूप में लगी हुई है हमारी बहन सविता अम्बेडकर जी, मैं चाहूंगा कि वो आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व करें और मंडल मुरादाबाद के ऊपर जो चर्चा आज रखी हुई है, कृपया उससे अवगत कराएं और अपने पर्सनल विचार भी रखें। सविता सिंह अम्बेडकर जी। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, जैसे कि आज का विषय दिया गया है मुरादाबाद मंडल पे सामान्य चर्चा का, तो जो मुरादाबाद मंडल है यूपी का, उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से फैल रहा है। चाहे वो रामपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, या चाहे बिजनौर हो, अमरोहा हो, चंदौसी हो, बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। सब कहीं ना कहीं से किसी ना किसी धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं, बौद्धिक धार्मिक संगठन से। तो सब लोग बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। और इसमें एक अच्छी बात ये देखी गई है कि जैसे कि हमारा 14 अक्टूबर को जो धम्म दीक्षा दिवस का कार्यक्रम होता है, उसमें कई संगठन जो है आपस में मिलकर इस एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग करते हैं। तो बहुत अच्छे स्तर पे वो किया जाता है, जहाँ बाहर से मुख्य अतिथि वगैरह बुलाए जाते हैं। तो ये हमारा बहुत ही सफल कार्यक्रम किया जाता है। और जो काफी संगठन आपस में जुड़े हुए हैं, नए नए संगठन उभर के आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग जो है आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ ही और जो घटनाएं हैं, जो जातिवादी घटनाएं हैं, वो भी हमारे समाज में बहुत तेजी से फैल रही हैं मुरादाबाद मंडल में। तो उसके लिए भी हम लोगों को थोड़ा संगठित होने की आवश्यकता है। कई हाल फिलहाल में कई घटनाएं देखी गई हैं जातिवादी, जैसे कि मुरादाबाद में ही एक गांव पड़ता है, तो वहां पर जो है वाल्मीकि समाज का व्यक्ति जो मंदिर गया था, उसको पीटने की घटना सामने आई थी। काफी लोगों ने उसका विरोध किया था, प्रदर्शन किया था। तो इस तरह की घटनाओं पे हमें संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। आपस में हम लोग संगठित रहें, और संगठित होकर ही हम इन घटनाओं का जो है वो कर सकते हैं। और जो ये घटनाएं मैं बता रही हूँ, इनका समाधान क्या है? समाधान क्या हो सकता है इनका समाधान जो है केवल बुद्ध की शरण में जाके ही हो सकता है, और किसी की शरण में जाके हम लोग नहीं कर सकते हैं।
हम लोग बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें, उसकी तरफ हम अपने लोगों को जाने के लिए प्रेरित करें। जैसे कि हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बहुत अच्छा इसका उदाहरण है कि वो एक, मैं उसे बिल्कुल ऐसा देखती हूँ जैसे कि आरएसएस एक संघ बनाए हुए है मनुवादियों का। मैं देखती हूँ कि जो हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है वो लाइक आरएसएस काम कर रहा है हम लोगों के लिए, हमारे बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो इससे बड़ा जो मंच है शायद हम लोगों को नहीं मिल पाएगा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो हम सब लोगों को जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। और जब भी कोई मतलब कार्यक्रम लगता है, या अभी जैसे कि उसमें अक्टूबर में जो है 3 या शायद 4 दिन का शिविर है, तो उसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और अपने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। और इसका जैसे कि अभी AK सिंह जी का मैं वक्तव्य सुन रही थी, उन्होंने बोला था कि इसका प्रचार प्रसार कहाँ तेजी से करा जा सकता है। तो बताया उन्होंने कि हमें वाकई में गांव की तरफ रुख करना पड़ेगा। मैं उनकी बात से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ कि वाकई में शहर का आदमी जो है वो थोड़ा मतलब कि वो अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, वो अपने आप में मस्त है। तो हमें जो है गाँव के लोगों को मोटिवेट करना है। वो अभी बुद्ध धर्म से बहुत दूर हैं, वो अभी बाबा साहब के या बौद्ध धर्म जो बुद्ध हैं उनके विचारों को से परिचित नहीं है। तो हम लोगों को उन्हें परिचित कराना है और अपनी बौद्ध जो बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनकी संख्या में हमें बढ़ोतरी करनी है। अभी जो हम अल्पसंख्यक हैं, हमें इसे बहुसंख्यक में लाना है, ताकि जो शासन सत्ता पर हम लोग काबिज हो सके। और जब तक हम हिंदूवादी व्यवस्था में रहेंगे, जब तक हमें सताया जाएगा। तो जितनी जल्दी हम इस व्यवस्था से निकल जाएंगे, अपने बुद्ध व्यवस्था में आ जाएंगे, तब उतना ही जल्दी हम लोगों का शोषण बंद हो जाएगा और हम सब एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर के भारत में आएंगे। और इसका जो है, इसके लिए हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो है बहुत बहुत योगदान करना चाहिए और मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। वो इतना बड़ा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय धर्मपाल भारती जी हैं, वो इतने बड़े संगठन को और इतने बड़े कार्य को लेकर चल रहे हैं कि उनका सपना है कि भारत जो है हमारा बौद्ध में बन जाए। तो हमें उनके सपने को साकार करना चाहिए और बढ़ चढ़कर जो है हमें इसमें इसके कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए। इसी साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद दत्ता जी। जैसा कि उन्होंने बताया कि मुरादाबाद मंडल में धम्म दीक्षा दिवस 14 अक्टूबर के दिन जो प्रोग्राम किया जाता है, उस प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई जा रही है। मुझे लगता है मैक्सिमम लोग यहाँ मुरादाबाद मंडल से उपस्थित हैं, तो वो उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। वो 5 दिवस 13 से लेकर 17 अथवा 3 दिवस का होगा, 13, 14, 15। उसका प्रोग्राम की जो किस हिसाब से रखा जाएगा, क्या क्या चीजें रखी जाएंगी, कैसे कैसे उसमें पार्टिसिपेट, कौन कौन वक्ताओं को उनको आमंत्रित किया जाएगा, वो 2 से 4 दिन के अंदर अंदर वो चीज आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा उसको लेकर। अब मैं हमारे अगले वक्ता के रूप में कैलाश चंद्र बौद्ध जी, माननीय कैलाश चंद्र बौद्ध जी अगर उपस्थित हो। कैलाश चंद्र बौद्ध जी, अगले वक्ता के रूप में मैं कैलाश चंद्र बौद्ध जी अगर उपस्थित ना हो तो एडवोकेट सतपाल बौद्ध जी, सतपाल बादल जी अगर तो वो अपने विचार रखें। सतपाल बौद्ध जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सभी को क्रांतिकारी सर। सतपाल बौद्ध जी, जय भीम नवोदय जी। हमारे बीच सतपाल बौद्ध जी मौजूद है, मैं चाहूंगा कि वो अपना विचार रखें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता डॉक्टर देशमुख अम्बेडकर जी और राष्ट्रीय महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय और
राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और सभी जो मीटिंग में शामिल हुए सभी धम्म बंधुओं को मेरा क्रांतिकारी पुनः जय भीम और संचालक महोदय को बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं अपनी जय बात भीम रखना साहब। चाहता हूँ क्योंकि जनपद रामपुर के अंतर्गत राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से इतना प्रसार किया जा रहा है कि मैं समझता हूँ कि हर शनिवार और रविवार को हर ग्रामीण क्षेत्र में कोई ना कोई बैठक अवश्य की जाती है। और इस साथ में अगर समाज में किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी वहां पर अन्य अधिकारियों के साथ में पहुंचते हैं। जैसा कि संज्ञान में अभी लिया गया है, रामपुर जनपद में एक घटना घटी थी अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और तमाम कार्यकर्ता और अन्य संगठन भी थे। मेरा कहना यह है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मुरादाबाद मंडल में बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं समझता हूँ आगे वाले समय में और अच्छा कार्य होगा, क्योंकि इसमें जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जिस प्रकार का पीछे से कोरोना काल में इतना अच्छा काम किया, एक दूसरे से संपर्क रहा, मैं समझता हूँ ये भी बहुत अच्छा प्रयास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महोदय और राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी महोदय का भी, उनको मैं पुनः साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे टाइम पर एक दूसरे से संपर्क रखा जो कि अन्य जो संगठन थे उन्होंने नहीं कर पाए। अब ये संगठन इस प्रकार का है कि दूसरे प्रदेशों में सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, मेरे जिस प्रकार मैं सोच रहा हूँ इस प्रकार से सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है। और आगे आने वाले टाइम में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है ये इतना अच्छा जो बौद्ध धर्म को लेते हुए चल रही है। भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब के प्रति जो विचारधारा है वो उनको बताती है और लेकर चल रही है। अब आगरा में ही बात आती है कि भारतीय बौद्ध महासभा ने क्या किया क्या नहीं किया, तो आगरा में जिस प्रकार के उन्होंने कॉलेज बनाया बच्चों को, हमारे दलित समाज बच्चों के लिए वहां पढ़ रहे हैं तो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ यही बहुत अच्छा कार्य है। आए दिन क्योंकि संगठन कोई भी हो, हर संगठन को कुछ ना कुछ धनराशि की आवश्यकता होती है। कम से कम जो भी संपन्न परिवार है कम से कम 5% अपनी आमदनी का 5% तो देना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का अगर प्रत्येक व्यक्ति जो संपन्न है अगर वो दे तो एक ये अच्छा जो गरीब तबका है उसको शिक्षा के क्षेत्र में हम उठा सकते हैं, क्योंकि हम अपने बाल बच्चों को देख लेते हैं और जो गरीब बच्चे हैं उनके तो मैं टाइम पर कॉपी किताबें तक नहीं मिली हैं लोगों को। तो इस प्रकार का भी अगर 5% कुछ धनराशि अगर ऐसे संगठन को दे दी जाए तो कुछ ना कुछ उद्धार होगा, उद्धार नहीं होगा बल्कि बहुत अच्छी तरक्की होगी। आप साहब बैनर क्यों लगाए पीछे? अच्छा, हेलो, हाँ सर, और साथ में मैं अपनी बड़ी बहन, हेलो, हाँ हेलो, अपनी शशि बहन, बैनर क्यों लगाए पीछे सर? जी हेलो सर, आवाज नहीं आ रही कर? आप अपनी बात रखिए, आवाज आ रही है आपकी। वो पूछ रहे हैं बैनर क्यों लगा है, हो सकता है अभी कार्यक्रम में हो, वहां पर भी हो सकता है। नहीं सर, ऐसा है, ये तो मेरा अपना कमरा है तो इसमें मैं कार्यक्रम के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, ये तो लगा ही रहता है बैनर। ओके, क्योंकि हम एक संगठन से ना जुड़ते हुए जो भी संगठन हमारे सहयोग के लिए आता है हम उसको अवश्य सभी को साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अब एक ही संगठन को लेकर साथ चले, सभी संगठन आपको पता ही है सर। और अपनी शशि बहन को भी मैं, शशि बौद्ध जी बहन को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने प्रसार कर रही है। आज मुझे भी 2-3 बार फोन किया ये बादल जी जरा ध्यान रखना, मैंने कहा आप चिंता ना करें, मैं कुछ भी हो जाए मैं मीटिंग अटेंड पक्का करूंगा। अब मैं सर थोड़ी सी और हल्की सी बात बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायी के साथ में किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्वी दिशा में उन लोगों को
जगह जगह बहुत गहरे गड्ढे दिखाई दिए। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की और कहा कि इस तरह के गड्ढे क्यों हैं? तो बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे किए होंगे। यदि वह धैर्य पूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता, फिर दूसरा गड्ढा खोदता, उसे तलाश करता, फिर तीसरा गड्ढा खोदता, फिर चौथा गड्ढा खोदता। तो इस प्रकार से उसने बहुत सारे गड्ढे खोद दिए और उसको पानी भी नहीं मिला। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि व्यक्ति परिश्रम तो कर रहा है लेकिन वो अपने ऊपर धैर्य नहीं रख रहा। ये छोटा सा मेरा एक वो था। इसी बात को मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। सतपाल जी, आपने अपने भी विचार रखे। अगर बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अगर कैलाश बौद्ध जी अगर आ गए हो तो वो अपने विचार रख सकते हैं। नहीं, आज के जो मुख्य वक्ता थे उनकी सूची खत्म हो चुकी है। अगर बैठक में अगर कोई व्यक्ति अपने विचार रखना चाहे तो खुला मंच है। अपने पक्ष और 2 मिनट के लिए 2 मिनट में अपने विचार रख सकते हैं। तो सिद्धू हमारे बीच जो भी बैठक में उपस्थित हैं और अपने विचार रखना चाहें तो 2 मिनट का वक्त देते हुए वो अपने विचार रख सकते हैं। मेरी बात आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है आपकी सर? आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। आवाज पहुंच रही है मेरी? आपकी आवाज बहुत जबरदस्त निकल रही है, बहुत तेज। एक माइक में मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, अरे अध्यक्ष जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अध्यक्ष जी आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, कंटिन्यू रखो। अच्छा, संचार हमारे यहाँ के